Hello everyone, welcome to English Express. I am Jyotsna. Today I am going to discuss with you all another poem of class 9th English book Beehive. The title of the poem is A Legend of the Northland. This poem is written by Phoebe Cary. A legend का मतलब होता है हिस्टोरिकल स्टोरी, ऐतिहासिक या फिर जो कहानियां होती थी उस समय की उसको हिस्टोरिकल स्टोरी कहा जाता है. ऑफ द नॉर्थलैंड से यहाँ पे रेफर कर रहे हैं, पोएट बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस अर्थ के जो नॉर्थ पोल के पास में जितने भी कंट्रीज हैं उसको उन्होंने नॉर्थलैंड की तरह यूज किया. यहाँ पे नॉर्थलैंड कह रहे हैं तो कह रहे हैं कि जो नॉर्दर्न पोल के पास जो भी कंट्रीज हैं ये उनमें से किसी एक कंट्री की कहानी है. इस पोएम में ये पोएम जो है वो बैली की फॉर्म में लिखा गया है. बैली होता है मीन्स बैली इज अ फॉर्म ऑफ अ पोएम विच नरेट्स अ स्टोरी. बैली एक पोएम की विधा होती है जिसमें कि एक कहानी का वर्णन किया जाता है. इस पोएम में भी नरेटर जो है जो हमारे पोएट हैं वो एक कहानी बता रहे हैं. जो कहानी कहाँ की है, जो ऐतिहासिक कहानी कहाँ से बिलोंग करती है या कहाँ से आई है कहानी, नॉर्थलैंड से. इस पोएम में जो पोएट हैं वो एक ऐतिहासिक कहानी के बारे में बताते हैं, उसका वर्णन करते हैं जो कि एक बूढ़ी औरत के बारे में है जिसने कि सेंट पीटर आप सभी लोग जानते हैं, जिसे हम ये मानते हैं कि वो जीसस क्राइस्ट के फॉलोअर हैं या उनके डिसिपल हैं, उनके शिष्य हैं जो जगह जगह पे उपदेश देते हैं, जो कभी गुस्सा नहीं होते थे. उस बूढ़ी औरत ने सेंट पीटर को भी क्रोधित कर दिया था, गुस्सा दिला दिया था अपने ग्रीड की वजह से, अपने लालच की वजह से. नाउ मूव टू द स्टैंजा लाइन बाय लाइन. Away in the northland, where the hours of the day are few. पोएट कहते हैं बहुत दूर नॉर्थलैंड में जहाँ पे कि दिन जो है वो बहुत थोड़े समय के लिए होता है. एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर दैट दे कैन नॉट स्लीप दैम थ्रू. और जो रातें होती है वो इतनी लंबी होती है विंटर के सीजन में कि पूरी रात दैट दे मीन्स वहाँ के जो लोग हैं वो सो करके नहीं बिता सकते हैं, मतलब अपने आप को सोया हुआ बिस्तर पे नहीं रख सकते हैं. हमारे यहाँ जनरली हम क्या करते हैं, हम नाइट में बिस्तर पे पड़े रहते हैं और डे हमारे यहाँ इतना लंबा होता है काम करने के लिए कि हम दिन में सारे काम करते हैं, रात को आराम करते हैं. लेकिन नॉर्थलैंड में या नॉर्थ पोल के पास जो दिन का समय होता है वो बहुत थोड़े समय के लिए होता है और जो रातें होती है वो बहुत लंबी होती है. अगर 24 घंटे में से देख लें तो हम देख सकते हैं कि वहाँ पे 6 या 7 घंटे दिन रहता है, बाकी का जो समय होता है वो पूरी रात में बीतती है, अंधेरे में बीतती है. नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्टैंजा. Where they harness the swift render to the sledges when it snows. फिर पोएट बताते हैं कि वेयर वहाँ पे जो लोग हैं वो रेंडर जो कि एक पोलर रीजन में पाया जाने वाला एक एनिमल है उसको स्लेज से बांध देते हैं, उससे टाई अप कर देते हैं. कब? जब स्नो का मौसम आता है, जब वहाँ पे स्नोफॉल होता है उस समय, जब चारों तरफ बर्फ हो जाता है, वो लोग कहीं भी आने जाने के लिए किस चीज का यूज करते हैं, रेंडर एनिमल को एक स्लेज जो कि बग्गी होती है उससे अच्छे से टाई अप कर देते हैं, बांध देते हैं. यहाँ पे रेंडर वही एनिमल है जिससे कि हमने देखा होगा अपने इमेज में, जब सेंटा क्लॉज वो 4 जो आपके रेंडर एनिमल ही होता है, वो जो 4 एनिमल्स लेके जाते हैं उसको रेंडर कहते हैं. और स्लेज जिसमें सेंटा क्लॉज बैठते हैं, जिसमें नीचे की स्लाइडर के टाइप का लगा रहता है, फिसलने वाला लगा रहता है, उसे स्लेज कहते हैं, जो फिसल करके स्नो पे चलता है. एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक बियर्स कब इन देयर फनी फरी क्लोथ्स. और जो बच्चे हैं वहाँ के वो कैसे लगते हैं विंटर की सीजन में, बियर्स कब की तरह, मतलब भालू के बच्चे की तरह. क्यों? क्योंकि वो उसमें फरी क्लोथ्स पहनते हैं, मोटे मोटे फर वाले जो क्लोथ्स पहनते हैं. जैसा कि हम देखते हैं कि भालू का जो बियर का जो शरीर होता है वो ब्लैक फरी वाला होता है, फर वाला होता है, उसी तरह के बच्चे ड्रेसेस पहनते हैं. तो वो बच्चे छोटे छोटे गोलमटोल से फनी क्लोथ्स में बियर के बच्चों की तरह लगते हैं. नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्टैंजा. दे टेल देम अ क्यूरियस स्टोरी. अब यहाँ पे जो पोएट है वो बताते हैं कि वहाँ के लोग जो हैं वहाँ के बच्चों को एक बहुत ही क्यूरियस स्टोरी बताते हैं, एक बहुत ही जिज्ञासा जताने वाली, उत्तेजित करने वाली कहानी को बताते हैं. आई डोंट बिलीव इट्स ट्रू. फिर पोएट कहते हैं कि मुझे नहीं विश्वास है कि ये कहानी जो बताई जा रही है वो सत्य है. एंड येट यू मे लर्न अ लेसन इफ आई
टेल द टेल टू यू। फिर भी पोएट कहते हैं उसके बावजूद भी मैं अगर आपको ये टेल सुनाऊंगा, ये कहानी सुनाऊंगा, तो आपको एक सीख मिलेगी इस स्टोरी से, जो स्टोरी वहां पे प्रचलित है। नाउ लेट्स सी द स्टोरी। वंस व्हेन द गुड सेंट पीटर, अब यहाँ पे वंस आप देख रहे हैं, यहाँ से हमारी कहानी जो है इस स्टोरी की, इस पोएम की कहानी जो है वो यहाँ पे स्टार्ट होती है। वंस, यहाँ पे वंस से स्टार्ट किया गया है क्योंकि देयर इज नॉट अ फिक्स टाइम, देयर इज नॉट अ डेफिनेट टाइम व्हेन द इंसिडेंट और द स्टोरी हैज टेकन प्लेस। कोई एक ऐसी घटना नहीं, ये जो घटना है या ये स्टोरी जो है किसी एक पर्टिकुलर समय के लिए नहीं बताई गई है, क्योंकि कोई समय इसका किसी को नहीं मालूम है। तो पहले की जितनी भी स्टोरियां होती थी जिसके बारे में कोई अता पता नहीं होता था कि ये स्टोरी कब की है, ये घटना कब की है, तो वो स्टोरियां ऐसे ही स्टार्ट होती थी, वंस अपॉन अ टाइम। ठीक उसी तरह से जो पोएट हैं वो भी हमें ये स्टोरी बताते हैं क्योंकि उनको डेफिनेट टाइम या प्लेस नहीं मालूम है। तो क्या कहते हैं पोएट यहाँ पे? वंस, एक बार, व्हेन द गुड सेंट पीटर, जबकि अच्छे सेंट पीटर, हु इज सेंट पीटर? सेंट पीटर इज अ डिसिपल और द फॉलोअर ऑफ जीसस क्राइस्ट, लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो, जब वो पृथ्वी पर नीचे हम लोगों के साथ रहते थे, या पृथ्वी पे जिसमें सेंट पीटर रहते थे, एंड वॉकड अबाउट इन प्रीचिंग जस्ट एज ही डिड, यू नो, और जब वो वॉक करते थे, एक जगह से दूसरी जगह पे घूमते थे, किस लिए? प्रीचिंग के लिए। प्रीचिंग क्या होता है? टू गिव अ रिलीजियस टॉक। टू गिव अ रिलीजियस टॉक मीन्स जब धार्मिक चीज़ें, धार्मिक कहानियाँ बताई जाती हैं तो उसको कहा जाता है कि प्रीच करना, उपदेश देना। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि सेंट पीटर जो हैं वो गॉड के डिसिपल बन के, शिष्य बन करके गॉड के बारे में, जीसस क्राइस्ट के बारे में उनकी कहानियों को जगह जगह पे जाकर के लोगों को सुनाया करते थे। तो ये उस समय की बात है। ही केम टू द डोर ऑफ अ कॉटेज, वो कहाँ पे आए? वो प्रीच करते हुए, उपदेश देते हुए वो एक डोर पे आए, किसके? एक कॉटेज के, एक झोपड़ी के दरवाजे पर आए। इन ट्रेवलिंग राउंड द अर्थ, जब वो पूरी पृथ्वी पे ट्रेवल कर रहे थे, एक जगह से दूसरी जगह अपनी प्रीचिंग का काम कर रहे थे। वेयर अ लिटिल वुमेन वॉज मेकिंग केक्स एंड बेकिंग देम ऑन द हार्थ, जहाँ पे कि उस कॉटेज की जो लिटिल वुमेन थी, वहाँ पे जो एक छोटी सी औरत रहती थी, वो केक बना रही थी और उसको बेक कर रही थी, उसको सेक रही थी, किस पे? हर्थ पे। हर्थ मीन्स होता है भट्टी, मतलब अ फायर प्लेस फॉर कुकिंग, जहाँ पे कि भट्टी जिस पे कि हम सेकते हैं, तो वहाँ पे वो केक को बना बना करके उस भट्टी पे, उस हर्थ पे सेक रही थी। एंड बीइंग फेंट विद फास्टिंग फॉर द डेज वॉज ऑलमोस्ट डन। फिर यहाँ पे पोएट बताते हैं एंड बीइंग, जैसा कि जो सेंट पीटर हैं, पूरे दिन भर, पूरा दिन लगभग समाप्त हो चुका था, खत्म हो चुका था, क्योंकि सूर्यास्त के बाद जो सेंट्स होते हैं वो प्रीचिंग नहीं करते हैं, जब तक सूर्योदय रहता है लोगों के घर घर दरवाजे पे जाके वो उपदेश देते हैं। तो पूरा दिन समाप्त हो चुका था लगभग, और दिन भर से सेंट पीटर ने कुछ भी नहीं खाया था, इसलिए वो बहुत वीक हो गए थे, बहुत हंग्री थे, बहुत भूखे थे, और लगभग फेंट हो रहे थे, बेहोश हो रहे थे, उनको होश नहीं था। तो वो वहां पे जाते हैं। ही आस्क्ड हर फ्रॉम हर स्टोर ऑफ केक्स टू गिव हिम अ सिंगल वन, और वो वहां पे जाकर के उस औरत से कहते हैं कि वो उन्हें अपने स्टोर से, अपने केक के स्टोर से एक छोटा सा सिंगल वन, जो है सिंगल, छोटा भी नहीं कह सकते, एक केक उनको ला करके दे दे। उस लेडी से वो सेंट पीटर कहते हैं। Now in the next stanza. So she made a very little cake. जब सेंट पीटर उसे केक मांगते हैं तो इसलिए वो जो लेडी होती है, जो ओल्ड वुमेन होती है, वो एक बहुत छोटा सा केक बनाती है। बट एज इट बेकिंग ले, लेकिन जब वो उसको बेक करने के लिए उस हार्थ पे रखती है, शी लुक्ड एट इट, वो उसको देखती है, एंड थॉट इट सीम टू लार्ज टू गिव अवे, लेकिन जब वो उसको देखती है तो उसे लगता है कि ये तो बहुत बड़ा है किसी दूसरे को देने के लिए, सेंट पीटर को देने के लिए। वो केक जब बेक हो जाता है तो उस लेडी को बहुत ही बड़ा लगता है। तो इस स्टेंजा में हमें ये पता चलता है कि वो लेडी कैसी होती है? बहुत ही माइजर होती है, कंजूस होती है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्टेंजा। देयरफॉर शी नीडेड अनदर, इसलिए अब वो क्या करती है?
दूसरा नीड करती है, मतलब दूसरा जो बैटर होता है, जो आटा होता है, वो गूंदती है केक के लिए, एंड स्टिल अ स्मॉलर वन, और जो पहले वाला था उससे भी लगभग छोटा वो गूंथती है, आटा बनाती है। बट इट लुक्ड व्हेन शी टर्न्ड इट ओवर एज लार्ज एज द फर्स्ट हैड डन। लेकिन जैसे ही वो उसको टर्न करती है, बेक करती है, और वो निकल करके आता है, तो वो जो दूसरा केक उसको बनाती है वो भी उसको उतना ही बड़ा नजर आता है जितना कि पहले वाला नजर आता है। तो इसका मतलब कि उसको लग रहा है कि वो केक जो उसने बनाया है, जो उसने थोड़ा सा और छोटे आटे से गूंथ करके बनाया था, वो केक भी उसको पहले वाले केक के बराबर ही लगता है। देन शी टुक अ टिनी स्क्रैप ऑफ डो। उसके बाद वो लेडी जो है वो सोचती है, देन शी टुक, उसके बाद वो और छोटा लेती है, तब वो और छोटा लेती मीन्स बहुत ही छोटा डो बनाती है। डो बनाती मीन्स वो बैटर बनाती है, आटा गूंथती है उसका, केक का, और भी छोटा, मतलब जितना बड़ा था अभी दो बनाया था उसने, उन दोनों से भी छोटा बनाती है। एंड रोल्ड इट फ्लैट, और उसको क्या करती है, उसको रोल करती है। आपने देखा होगा बेलन से हम लोग कैसे फ्लैट करते हैं, कैसे बेलते हैं, तो उसको बेल बेल करके उसको बहुत ही फ्लैट कर देती है, बहुत ही पतला कर देती है। एंड बेक्ड इट थिन एज अ वेफर, और उसको बेक करती है तो वो कैसा बनता है, वेफर की तरह बनता है। वेफर मीन्स जानते हैं आप लोग, अपने खाते होंगे आप लोग, जो आइसक्रीम की कोन होती है वो भी वेफर होता है, और जो पतले पतले स्टिक्स बनते हैं जो हम लोग आजकल केक में लगाते हैं वो भी वेफर होता है। बट शी कुडेंट पार्ट विद दैट, लेकिन उसके बावजूद भी वो जो ओल्ड लेडी होती है, उस उस छोटे से, उस पतले से वेफर को भी अपने से अलग नहीं कर पाती है, मतलब उसको सेंट पीटर को नहीं दे पाती है। तो इस स्टैंजा में हमें ये पता चलता है कि वो जो ओल्ड लेडी थी, शी वॉज वेरी ग्रेडी, बहुत ही ज़्यादा लालची थी, और वो किसी को कुछ शेयर नहीं करती थी। फॉर शी सेड माई केक्स दैट सीम टू माई केक्स, फिर कहती है कि फॉर शी सेड, उसके लिए वो कहती है कि मेरे जो केक है दैट सीम टू स्मॉल, जो कि देखने में बहुत छोटे लगते हैं, व्हेन आई ईट ऑफ देम माई सेल्फ, जब मैं खुद उनको खाती हूँ। अब वो लेडी यहाँ पे कमेंट कर रही है, वो बता रही है अपने बारे में, कहती है कि जब मेरे केक को मैं खाती हूँ तो वो मुझे बहुत छोटे लगते हैं, आर येट टू लार्ज टू गिव अवे, लेकिन जब मैं किसी और को देना चाहती हूँ उस केक को, तो वो मुझे जो है बहुत ही लंबे लगने लगते हैं, बहुत ही बड़े बड़े केक लगने लगते हैं। सो शी पुट देम ऑन द शेल्फ, इसलिए वो उसको नहीं देती है, क्योंकि ये जो वेफर बनाती है, ये वाला वेफर भी उसको बहुत ही बड़ा लगता है। उसको लगता है कि ये इतना बड़ा वेफर मुझे सेंट पीटर को नहीं देना पाता चाहिए, इसलिए वो सारे केक जो उसने करेंटली बनाए थे, 2 केक 3 केक और वेफर वगैरह, उसको वो शेल्फ पे वहां पे रख देती है। देन गुड सेंट पीटर ग्रू एंग्री। अब इसके बाद जो जो गुड सेंट पीटर होते हैं, जो अच्छे सेंट पीटर थे जिनको कभी गुस्सा नहीं आता था, तब वो बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं, एंग्री हो जाते हैं। फॉर ही वॉज हंग्री एंड फेंट, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा भूखे थे और बहुत ज़्यादा कमज़ोर महसूस कर रहे थे। एंड श्योरली सच अ वुमेन वॉज एनफ टू प्रोवोक अ सेंट, और सचमुच में वो जो ऐसी औरत थी जिसने कि सेंट पीटर को काफ़ी प्रोवोक किया था। प्रोवोक करना मीन्स कॉज टू गेट एंग्री, किसी को बहुत ज़्यादा गुस्सा दिलाना, तो वो उत्तेजित कर रही थी सेंट पीटर को, काफ़ी उसने उत्तेजित कर दिया था उनको क्रोध करने के लिए, तो वो एक ऐसी वुमेन थी। एंड ही सेड, और तब, एंड ही सेड मीन्स सेंट पीटर तब उससे कहते हैं, यू आर फार टू सेल्फिश, तुम बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो, मतलब कि तुम बहुत ज़्यादा स्वार्थी हो, टू ड्वेल इन अ ह्यूमन फॉर्म। ड्वेल मीन्स होता है टू लिव, रहने के लिए, तो यहाँ पे सेंट पीटर उससे कहते हैं कि तुम बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो एक ह्यूमन फॉर्म में रहने के लिए, मतलब एक ह्यूमन के अंदर थोड़ा सा मर्सी होना चाहिए, थोड़ा सा शेयरिंग होना चाहिए, केयरिंग होना चाहिए, लेकिन तुम्हारे अंदर वो ह्यूमैनिटी नहीं है, ऐसा सेंट पीटर कहते हैं। टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर, ना ही फूड देने के लिए ना शेल्टर के लिए, एंड फायर टू कीप यू वार्म, और ना ही तुमने वो फायर दिया
वो ठंडी के मौसम में जो स्लेज पे बैठ करके सेंट पीटर बाहर आते हैं, ना ही उनको उसने गर्म किया उस लेडी ने, तो सेंट पीटर कहते हैं कि तुम किसी भी तरह से ह्यूमन बीइंग, एक मनुष्य रहने के लिए डिजर्व नहीं करती हो। वो गुस्सा हो जाते हैं, इसलिए वो उस लेडी को ऐसा कहते हैं कि तुम्हारे पास फूड भी है, शेल्टर भी है, गर्मी के लिए तुम्हारे पास फायर भी है, लेकिन तुम एक इंसान के रूप में रहने लायक नहीं हो। Now you shall build as the birds do, and shall get your scanty food by boring and boring and boring all day in the hard dry wood. फिर जो है नरेटर बताते हैं कि सेंट पीटर ने क्या किया। वो कहते हैं नाउ, अब, यू शेल बिल्ड एज अ बर्ड्स डू। उस लेडी को बुरे वर्ड कहते हैं, या कह सकते हैं कि कर्स करते हैं। क्या कहते हैं कि तुम बर्ड्स की तरह बनाओगी, बिल्ड करोगी क्या अपना घर, एंड शेल गेट योर स्कैंटी फूड, और तुम्हें बहुत थोड़ा, वेरी लिटिल, स्कैंटी मीन्स होता है वेरी लिटिल, बहुत थोड़ा फूड मिलेगा। यहाँ पे किस बर्ड के बारे में बात कर रहे हैं? यहाँ पे वुड पीकर के बारे में जो नरेटर है, जो पोएट है, वो बताते हैं कि सेंट पीटर ने उसको क्या कहा कि तुम वुड पीकर की तरह हो जाओगी, जो थोड़ा सा ही फूड पाओगी, थोड़ा सा ही भोजन पाओगी, बाय बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग ऑल डे इन द हार्ड ड्राई वुड। ड्राई वुड में मतलब उस सूखे जंगल में तुम क्या करोगी? उस ड्राई वुड से मेक होल करोगी, मतलब उस सूखे हुए पेड़ की जो ट्रंक होगा उसमें तुम अपने बीक से उसमें बोरिंग करने वाला काम, एक ही काम लगातार करती रहोगी। कौन सा काम? कि उसमें तुम गड्ढा करके, छेद कर करके उसमें अपना घर बनाओगी। ऐसा सेंट पीटर ने उसको श्राप दिया। देन अप शी वेंट थ्रू द चिमनी। जैसे ही सेंट पीटर ने उसको ये श्राप दिया या कर्स किया कि तुम मतलब ह्यूमन बीइंग बनने लायक नहीं हो, तुम वुड पीकर बन जाओ, क्यों, और बहुत थोड़ा भोजन तुम्हें मिलेगा, और ऐसा काम तुम करोगी जो कि बहुत ही बोरिंग होगा, तुम दिन भर अपनी बीक से, अपनी चोंच से उसको होल करती रहोगी। ऐसा कहने के बाद फिर पोएट बताते हैं यहाँ पे, देन अप शी वेंट थ्रू द चिमनी। उसके बाद जैसे सेंट पीटर ने कहा, तो जो वो लेडी थी वो चिमनी आप जानते हैं, फायर प्लेस का, या फिर जो एग्जॉस्ट होता है, जो चिमनी लगी रहती है जिससे धुआं काला निकलता है, उससे वो लेडी निकली, नेवर स्पीकिंग अ वर्ड। और उसके बाद उसने कभी कोई वर्ड नहीं कहा। बिना कोई वर्ड कहे, इस वर्ड्स को सुनते ही सेंट पीटर के, वो जो लेडी थी वो चिमनी से निकलती है, एंड आउट ऑफ द टॉप फ्लू अ वुड पिकर। और उस चिमनी के टॉप पे से मतलब सबसे ऊपर से वुड पिकर निकलता है। फॉर शी वॉज चेंज टू अ बर्ड, क्योंकि वो जो लेडी थी, जो ओल्ड लेडी थी, जो ग्रीडी लेडी थी, अब वो किस में कन्वर्ट हो गई? वुड पिकर बन गई। वो जिसे हम लोग कठखुड़वा कहते हैं हिंदी में, वो बर्ड बन गई और चली गई। शी हैड अ स्कारलेट कैप ऑन हर हेड। फिर बताते हैं पोएट यहाँ पे कि वो जो वुड पिकर बन गई थी लेडी, उसके हेड पे, उसके सिर पे स्कारलेट कैप था। स्कारलेट मीन्स होता है ब्रिलियंट रेड कलर, जो होता है उसको स्कारलेट कहते हैं। तो ब्रिलियंट रेड कलर का उसके सिर पे कैप लगा होता है वो, एंड दैट वाज लेफ्ट द सेम। और वो वैसे के वैसे ही उस लेडी के साथ उस बर्ड के भी सिर पे लगा रहता है। मतलब उस लेडी ने एक रेड कलर का, ब्रिलियंट रेड कलर का उसने स्कारलेट पहना था, कैप पहना था। ठीक उसी तरह का ब्रिलियंट रेड कलर का जो स्कारलेट कलर का जो कैप होता है, कह सकते हैं एक मुकुट टाइप का होता है, जो कि वुड पिकर के हेड पे भी हम देख सकते हैं। तो वो वैसे ही रह जाता है। बट ऑल द रेस्ट ऑफ हर क्लोथ्स वर बर्न्ड ब्लैक एज अ कोल इन द फ्लेम। लेकिन बाकी जो उसके कपड़े थे वो सारे कोल की तरह जल जाते हैं, बर्न हो जाते हैं, और वो किस कलर के हो जाते हैं? कोल की तरह हो जाते हैं, काले हो जाते हैं, क्योंकि धुएं के फ्लेम से जो जल करके राख से वो बिल्कुल काले हो जाते हैं। तो आपने देखा होगा जो वुड पिकर होता है उसका पूरा जो बॉडी होता है, एक्सेप्ट इट्स हेड, उसका हेड को छोड़ दिया जाए वुड पिकर का, तो बाकी बॉडी जो है वो ब्लैक होता है पूरी तरह से। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि वो लेडी जो है उसके सारे कपड़े जल गए थे, पूरी बॉडी जल गई थी, तो वो ब्लैक होती है। लेकिन उसके हेड पे जो कैप था वो रेड कलर का, वो एज इट इज रहता है।
तो वुड पिकर के भी हेड पे अगर आप देखेंगे तो वो एज इट इज रेड कलर का होता है, और उसकी जो होल बॉडी होती है वो किस कलर की होती है, ब्लैक कलर की होती है। तो वैसा हो जाती है। एंड एवरी कंट्री, फिर पोएट कहते हैं, एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय हैज सीन हर इन द वुड। और आपने देखा होगा कि सभी कंट्रीज में जितने भी हमारे राज्य हैं या जितने भी हमारे देश हैं, वहाँ के जितने भी स्कूल बॉय हैं, जो बच्चे हैं, उन्होंने ज़रूर से देखा होगा वुड में, जंगल में, वेयर शी लिव्स इन द ट्रीज टिल दिस वेरी डे। आज के समय में भी वो उन जंगलों में, उन पेड़ों पे रहती है, बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड। और वही बोरिंग काम जो थोड़ा थोड़ा फूड लेकर के आना, अपना भोजन करना, और वुड पिकर की तरह वहाँ पे उस पेड़ में अपना खोतला बनाना, अपना प्लेस बनाना रहने के लिए। तो आपने देखा कि इस पोएम से हमें एक सीख मिलती है कि हमें कभी भी बहुत ज़्यादा ग्रीडी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा क्या, हमें बिल्कुल ग्रीडी नहीं होना चाहिए, और अपनी चीज़ों को, अपनी थिंग्स को दूसरों के साथ शेयर करना चाहिए। तो आइए बच्चों, अब इसके साथ हम देख लेते हैं इसमें कौन कौन से पोएटिक डिवाइसेस यूज हुए हैं, कौन कौन से राइम्स यूज हुए हैं। तो आप कोई भी एक स्टैंजा ले सकते हैं। अब जैसे कि मैं ले रही हूं, आप फिफ्थ स्टैंजा ही ले लीजिए। फिफ्थ स्टैंजा है आपका, He came to the door of a cottage in traveling round the earth where a little woman was making cakes and baking them on the hearth। इस पूरे पोएम की जो राइम स्कीम है वो है ABCB। आप देख सकते हैं, कॉटेज A, अर्थ B, केक्स C, एंड हर्थ इज सिमिलर टू अर्थ, तो यहाँ पे फिर B हो जाएगा। तो क्या है हमारी इसकी राइम स्कीम, ABCB। ये हमारी पोएम की राइम स्कीम है। इस पोएम में पोएट ने बहुत जगहों पे अलग अलग फिगर्स ऑफ स्पीच यूज किए हैं। जो सबसे अधिक फिगर्स ऑफ स्पीच यूज हुए हैं वो है यहाँ पे एलिट्रेशन। एलिट्रेशन को आप देख सकते हैं कि बहुत जगह पे, जैसे कि फर्स्ट स्टैंजा में हम देख सकते हैं कि लास्ट जो लाइन है, दैट दे देम थ्रू, इसमें द साउंड का रिपीटिशन हुआ है, तो यहाँ पे एलिट्रेशन है, ये आप देख सकते हैं रिपीटेडली द साउंड यूज हुआ है, दैट दे देम थ्रू। और भी आप नेक्स्ट लाइन में भी देख सकते हैं, फनी फरी, यहाँ पे एफ साउंड का रिपीटेडली यूज किया गया है। नेक्स्ट थर्ड स्टैंजा में भी इसी तरह से दे टेल देम, इसमें भी द साउंड हुआ है। तो जहाँ पे लगातार एक ही साउंड को रिपीटेडली यूज किया जाता है वो एलिट्रेशन होता है। दूसरा जो पोएटिक डिवाइस पोएट ने इसमें यूज किया है वो है एलिट्रेशन, सॉरी रिपीटिशन। रिपीटिशन मीन्स होता है जब कोई भी एक ही वर्ड को रिपीटेडली यूज कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट स्टैंजा में पोएट ने अवे अवे 2 बार वो ये वर्ड यूज किया है, इसलिए यहाँ पे क्या है, रिपीटिशन हमें देखने को मिलता है। इसके बाद पोएट ने बहुत सारे जगहों पे आप देख सकते हैं 13th, सॉरी नॉट 13th, बोरिंग एंड बोरिंग आप देख सकते हैं, नाउ यू शैल बिल्ड एड्स द बर्ड्स डू। इस वाली स्टेंजा में आप देख सकते हैं कि बाय बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग, इसमें भी बोरिंग वर्ड को जो पोएट है उन्होंने रिपीटेडली यूज किया है। ऐसे ही पोएट ने बोरिंग वर्ड को रिपीटेडली यूज किया है लास्ट स्टेंजा में। लास्ट स्टेंजा की लास्ट लाइन में भी आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे पोएट ने रिपीटिशन को यूज किया है, पोएटिक डिवाइसेस को। इसके बाद हम देख सकते हैं कि फर्स्ट स्टेंजा, नहीं नॉट इन द फर्स्ट स्टेंजा, पोएट ने सिमली भी यूज किया है। आप इसे सेकंड स्टेंजा में देख सकते हैं, एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक बियर्स कप। यहाँ पे कंपेयर किया गया है चिल्ड्रन को किससे, बियर्स के कप के साथ, मतलब भालू के बच्चे से उन बच्चों को जो नॉर्थ लैंड में रहते हैं कंपेयर किया गया है विद द हेल्प ऑफ लाइक। जब लाइक और एज का यूज करके हम कोई कंपेयर करते हैं तो वहाँ पे सिमली फिगर ऑफ स्पीच होता है। और भी आप देख सकते हैं सिमली के और भी एग्जाम्पल्स हैं। आप अगला एग्जाम्पल सिमली का देख सकते हैं, लेट मी मूव। नेक्स्ट पेज पे आइए, आप देख सकते हैं थर्ड स्टैंजा ऑफ द नेक्स्ट पेज, सेकंड पेज।
लास्ट एंड बेक्ड इट थिन एज अ वेफर। यहाँ पे भी पोएट ने सिमली यूज किया है। तो जहाँ पे भी हम जब कंपेयर करते हैं तो वहाँ पे एज और लाइक को यूज करके तो वहाँ पे सिमली फिगर ऑफ स्पीच कहा जाता है। इसके बाद जो पोएट हैं उन्होंने एनाफोरा भी यूज किया है। एनाफोरा को भी आप देख सकते हैं। इस पोएम की जो सेकंड पेज है इस पोएम का, आप पेज नंबर 66 पे देख सकते हैं। टू ड्वेल इन अ ह्यूमन फॉर्म टू हैव बोथ फूड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एनाफोरा है, क्योंकि इस स्टेंजा की सेकंड और थर्ड लाइन कंटिन्यूएशन में टू से स्टार्ट होती है, तो ये एनाफोरा है। इस पोएम में बहुत सारे जगहों पे पोएट ने एंजाममेंट भी यूज किया है। एंजाममेंट क्या होता है? जब एक सेंटेंस पोएट स्टार्ट करते हैं और वो कंटिन्यू करती है नेक्स्ट या सेकंड या थर्ड लाइन तक बिना किसी पंक्चुएशन मार्क के, तो उसे हम कहते हैं एंजाममेंट। आप इसके भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स देख सकते हैं एंजाममेंट के। आप फर्स्ट पेज पे आइए। फर्स्ट पेज को आप खोल सकते हैं। आप देख सकते हैं फोर्थ स्टेंजा वंस, नहीं नॉट सॉरी, इन द फोर्थ स्टेंजा आप इसको देख सकते हैं। हाँ, फोर्थ स्टेंजा नहीं, आप थर्ड स्टेंजा में देख सकते हैं। एंड येट यू मे लर्न अ लेसन इफ आई टेल द लेट टेल टू यू। इसमें आपने देखा कि सेकंड स्टेंजा कंटिन्यू कर रहा, थर्ड स्टेंजा जो है वो फोर्थ स्टेंजा तक कंटिन्यू कर रहा है बिना किसी पंक्चुएशन मार्क के। आपने देखा कि लेसन के बाद कहीं कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है, ये एंड से स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस और कहाँ पे खत्म हो रहा है? यू पे। तो यहाँ पे एंजाममेंट हमको देखने को मिलता है। तो इस तरह से आई होप कि आपको ये पोएम जो है वो अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो पोएम बच्चों अगर आपको अच्छे से समझ में आ गई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें जिससे कि आपको मेरे वीडियोस के लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। और अगर आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत है, इस पोएम में कुछ और भी है जो आपको समझ में नहीं आया, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।